ये जो सारी क्रॉप थी सबकी नीड थी? नहीं, हमारे को तो खाने पीने की चीजें मिल गई, जितनी मिल रही थी तो ठीक है। बाकी जो प्रोटेक्शन हो रही है वो हो रही है ब्रिटिश सरकार के आइडिया पर। क्यों? क्योंकि इनको रिक्वायरमेंट थी इन चीजों की। जंगलों का बचाव, उसकी प्रोटेक्शन तुम करोगे, लकड़ी कटवाने में मदद तुम करोगे, फ्री का मुफ्त का लेबर तुम्हें बनना होगा। जहां जहां लकड़ी के कतार, लकड़ी के बागान, खेत, जो सब कुछ था सबको जलाते गए, सो दैट दे वुड नॉट फॉल इनटू दी जापानीज हैंड, ताकि जापानियों के हाथ में कुछ न लग जाए। अपने घरों के लिए लकड़ियां नहीं काट सकते, अपने जानवरों को नहीं चला सकते, कोई फल फ्रूट नहीं ले जा सकते। और ये जो डिस्कू डिस्कू कर रहे हो ना, मछली को ऐसा तालाब में हाथ में कुछ मछली को, ये भी नहीं कर सकते, ये सब इलीगल है। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के? सो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूं फिट होंगे, फाइन होंगे, अपने एग्जाम्स की तैयारी भी कर चुके होंगे। नहीं हुई है तो फिर से कर लो यार, कोई टेंशन नहीं है, अभी बहुत वक्त है तैयारी करने के लिए। बट उस तैयारी के लिए आपको थोड़ा डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी। ठीक वैसे ही जैसे कि आज के इस लेंथी चैप्टर में आपको दिखाने की जरूरत है। अपनी डेडिकेशन को पूरी तरीके से बना के रखिएगा। आप सभी ने बहुत बहुत बार बोला कि सर फॉरेस्ट सोसाइटी वाला चैप्टर कब आएगा, एग्जाम में आ रहा है, एग्जाम में आ रहा है। सो फाइनली आ चुका है आपका चैप्टर फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म आ चुका है आप सभी के बीच में। आप सभी की हाई डिमांड पर कि सर वो बहुत लेंथी चैप्टर, हम भूल जा रहे हैं बार बार कहानी, आप एक बार उसको थोड़े अपने वे में समझा दीजिए। तो मैं अपने वे में समझाने के लिए आप सभी के साथ आ गया हूं आज के इस लास्ट नींव के लेक्चर में। हमारा सफर बहुत प्यारा चला, बहुत अच्छे से आप लोगों ने मेरा साथ दिया। मैंने जो समझाया उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये रेलगाड़ी जो है अभी एक प्लेटफॉर्म अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गई है। बट ध्यान रखिएगा, अभी पूरी तरीके से वो डेस्टिनेशन खत्म नहीं हुई है। रीजन ये है उसका, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं बच्चों, उस पढ़ाई पे एक पार्ट आपका क्या है, एक पार्ट आपका बनता है उस लेक्चर तक जहां आपकी एंडिंग है, वहां तक आपकी प्रिपरेशन, प्रैक्टिस, टेस्ट प्रैक्टिस, फाइनल पेपर तक आपको शांति तभी मिलेगी जब फाइनल पेपर में आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। उससे पहले की सारी तैयारी बस प्रिपरेशन है, और वो प्रिपरेशन कितनी अच्छी होती है ये आपकी डेडिकेशन पर डिपेंड करती है। इसीलिए आज एक और नया चैप्टर आप सभी के बीच में लेके आ रहा हूं, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म का। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्या क्या पढ़ेंगे आज हम? क्या क्या पढ़ेंगे? वही पढ़ेंगे जो किताब में है, बुक में है। वाई डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटा क्यों जा रहा है, क्यों काटने की जरूरत पड़ी, क्यों? तो जब पेड़ थोड़े काटे जाएं तो घरों के लिए होते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे घर में चूल्हा है, गैस नहीं है, तो मेरे को लकड़ी चाहिए अरे रोटी बनाने के लिए, सिंपल है। और मैं ज्यादा काटूं तो ऐसा रोज दिन का 50-60 पेड़ कट रहे, तो इसका मतलब मेरा व्यापार चलता है, बिजनेस चलता है, मैं कमर्शियल पर्सन हूं, मेरा धंधा चलता है कि इधर इनको लेके मतलब इधर किधर ले जाके इधर बेच रहा हूं। पेड़ों को जब बहुत ज्यादा काटा जाए, ऑब्वियसली डील कर रहा हूं, कहीं ना कहीं मेरे को फायदा हो रहा है, तो इसलिए मैं काट रहा हूं। उस कटाई में, उस डिफॉरेस्टेशन में ऑब्वियसली बात है कि मेरा जो बिजनेस है वो इंक्रीज हो रहा होगा, एंड दैट बिजनेस को हम क्या कहते हैं? कमर्शियल फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट का जब कमर्शियल यूज बन जाए, आप उसके प्रोडक्ट को तो मार्केट में बेच ही रहे हैं, साथ में उसकी लकड़ी को भी बेच रहे हैं, जंगल काट डाला, इसीलिए आपका धंधा जो है वो कमर्शियल फॉरेस्ट्री में आप आ गए। अब जब पेड़ों को इतना काटोगे तो मेरे यारों रिबेल तो होगा ही, विरोध तो होगा ही। ऑब्वियसली बात है, जो आप कम्युनिटी जंगल में रह रही है, जो लोग ट्राइबल पीपल जंगल में रह रहे हैं, फॉरेस्ट में रह रहे हैं, जिनकी लाइफ सर्वाइवल फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है, फॉरेस्ट के रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है, उनको नहीं मिलेंगे, रेबल होगा, विरोध होगा, अपोज होगा। आप उनको ऐसा नहीं मांगता भाई साहब तुम गलत कर रहे हो, लड़ाई होगी, दंगे होंगे, अपोजिशन हमेशा ही बना रहेगा कि भाई तुम्हारे खिलाफ है। द नेक्स्ट इज, जब ऐसी सिचुएशन आपको और जगह भी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो यूरोपियंस है वो फैल गए तो उनकी अप्रोच एक जैसी थी। तो ऐसी कुछ सोच आपको जावा यानी कि एक आइलैंड जो कि है इंडोनेशिया में, वहां भी ठीक वैसी ही सिचुएशन मिलती है। अगेन यहां पे भी फॉरेस्ट मैनेजमेंट लॉज आते हैं, वही स्ट्रिक्टनेस, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, यहां नहीं अपने जानवर को चला सकते, वहां नहीं जा सकते, फॉरेस्ट में कल्टीवेशन नहीं कर सकते, ये वो बला सब बलाएं आज उतरेंगी। सो क्या क्या पढ़ने वाले हैं, बिना किसी देरी के आ जाइए, सुन लीजिए। व्हाई डिफॉरेस्टेशन, ये जो पेड़ों की कटाई थी क्यों जरूरी थी, इसमें एक टॉपिक आप देखेंगे, लैंड टू बी इंप्रूव्ड, जमीन को सुधारना बहुत जरूरी था। क्यों जरूरी था? जमीन है, रहने दीजिए, जमीन जंगल की तो क्या हो गया, जमीन तो जमीन होती है। नहीं गुरुजी, ऐसी बात नहीं है। आप सुनिए क्यों जरूरी पड़ा, उसके पीछे कारण थे, उसके पीछे रीजंस थे, देयर वर मल्टीपल रीजंस, उनको हम पढ़ेंगे, टेंशन नहीं, मल्टीपल रीजंस। उससे पहले कुछ कहानी सुनिए। 1600 में हमारे यहां पर जो एग्रीकल्चर होता था वो होता था बच्चों 1/6 पोजीशन पे, 6 में से 1 हिस्से पर कर रहे हैं।
आगे पहुंच के वो हो गया हाफ, यानी कि थर्ड हिस्से पे करने लग गए। 1/6 से कल्टीवेशन था जो कि बढ़कर हो गया हाफ। क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं जंगलों की कटाई, कहां ले जा रहे हैं खेती, क्यों पड़ी खेती की जरूरत, 1/6 से हाफ क्यों हुई, कुछ तो रीजन रहा होगा। यस ऑब्वियसली देयर वाज सर्टेन रीजन। रीजन नंबर सुन लीजिए, धीरे धीरे समझते जाइए, पूरा प्रोसेस समझिए। पॉपुलेशन बढ़ रही थी धीरे धीरे, पॉपुलेशन बढ़ी, खाना चाहिए, खाना चाहिए, जमीन चाहिए, इसलिए आपको जो है खेती बढ़ानी पड़ेगी। क्यों, उस जमीन पर उतने बड़े हुए लोगों के लिए खाना आपको चाहिए होगा। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी उनको भूख मिटाने के लिए खाना चाहिए होगा। खाना होता है जमीन पर, कम जमीन कम लोगों का पेट, ज्यादा जमीन ज्यादा लोगों का पेट। तो हमारा मुद्दा ज्यादा लोगों का है, हाई पॉपुलेशन, ज्यादा जमीन चाहिए, उसके वजह से ही फॉरेस्ट को क्लियर किया गया। इसीलिए आपका कल्टीवेशन 1/6 से बढ़कर हाफ हो जाता है। आर यू गेटिंग? क्यों पॉपुलेशन बढ़ रही है भाई, वो तो बढ़ेगी। क्यों जंगल कट रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है। क्यों, और थोड़ा समझाएंगे ना। अरे भैया ज्यादा लोग ज्यादा बड़े बड़े पेट, ऐसा पेट 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 पेट, उन पेटों को भरने के लिए चाहिए भोजन भोजन भोजन, उस भोजन को उगाने के लिए चाहिए जमीन 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 जमीन, उस जमीन को लाने के लिए चाहिए जंगल कट जंगल कट जंगल कट। बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात समझ में आ गई तो चलिए आगे चलते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब शासक आ रखे थे यूरोपियन, जब समय था कॉलोनियल, जब टाइम था, रैपिड एक्सपेंशन इन कल्टीवेशन देखने को मिला। क्यों नहीं मिलेगा भाई, जब जनसंख्या बढ़ रही है तो कल्टीवेशन भी बढ़ाना पड़ेगा। ब्रिटिश डायरेक्टली एनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स लाइक शुगर, व्हीट एंड जूट एंड कॉटन। हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, व्हीट भी बढ़ रहा है, जूट भी बढ़ रहा है, कॉटन भी बढ़ रहा है, शुगर भी बढ़ रहा है। तो क्या इसका मतलब हमारे यहां पर ये जो सारी क्रॉप थी सबकी नीड थी? नहीं, हमारे को तो खाने पीने की चीजें मिल गई, जितनी मिल रही थी तो ठीक है। बाकी जो प्रोडक्शन हो रही है वो हो रही है ब्रिटिश सरकार के आइडिया पर। क्यों? क्योंकि इनको रिक्वायरमेंट थी इन चीजों की, तो इसलिए जानबूझ के कह रहे थे भाई कमर्शियल क्रॉप्स को प्रमोट करो, अपने ये सब्सटेंस फार्मिंग प्रमोट मत करो। दाल चावल छोड़ो, दाल चावल गेहूं इनको छोड़ो, इनको उगाओ। क्यों? इनकी मार्केट में वैल्यू ज्यादा थी। तुम उगाओगे, तुम गधे बनकर रहो हमारे अंडर, तुमको बुद्धि नहीं है, तुमको पागल बनाने आए हम, तुमको पागल बनाएंगे, सामान लेंगे, मार्केट में बेचेंगे, पैसा हम कमाएंगे। मेहनत तुम्हारी, जमीन तुम्हारी, किस्मत हमारी, सिंपल सी बात है। सो इन अर्ली 19th century द कॉलोनियल स्टेट दैट फॉरेस्ट वॉज अनप्रोडक्टिव। 19th century में जो कॉलोनियल सरकार के अंदर जो आपने देखा जो फॉरेस्ट था वो अनप्रोडक्टिव था। क्यों भाई? फॉरेस्ट पे आप एकदम से तो कल्टीवेशन नहीं कर सकते, तो अंग्रेजी सरकार को लगा ये तो अनप्रोडक्टिव है, बंजर हो रखा है। अगर इतनी जमीन पे इतना कॉटन, इतना शुगर, इतना जूट आ रहा है, अगर ये जंगल में साफ कर दे तो और आएगा। लालच, लालच इस बुरी वाला, और ये बला की वजह से सो दे हैड टू बॉट अंडर कल्टीवेशन। अंग्रेज कहता है भैया होगी क्या इस जंगल को हम साफ करेंगे? मैंने बोला बिल्कुल कर सकते अगर आपको चाहिए। उन्होंने जंगल साफ किया एंड दैट लेड टू हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। उसकी वजह से हाई रेवेन्यू होगा, ज्यादा जमीन आएगी, ज्यादा इनकम भी आएगी। मोर क्लियरेंस ऑफ फॉरेस्ट, more ability of cultivated land, more cultivated land means more revenue. So between 80 and 1920 इन सालों में जो खेती है वो आप देखेंगे उसकी जमीन का जो एरिया है 6.7 मिलियन हेक्टेयर हो गया। कितने जंगलों की कटाई की होगी? Obviously this is a part of deforestation and the reason behind was high revenue. सब हाई रेवेन्यू। अंग्रेजों को क्या लेना देना हमारी जमीन से? उनका मकसद है कमाई करो और निकलो, कमाई कर रहे हैं। सो नेक्स्ट इज स्लीपर्स ऑन द ट्रैक्स। जो ट्रैक होते रेलवे के, उन पे वो जो लकड़ियों के ऐसे ऐसे लगे होते आपने देखे होंगे सारे। सो बाय द अर्ली 19th century ओक फॉरेस्ट इन इंग्लैंड वर डिसअपियरिंग। 19th century की शुरुआत में ही जो ओक के जो जंगल थे, ओक जो लकड़ी होती, उसके जो जंगलों में जो लकड़ी थी वो धीरे धीरे इंग्लैंड में खत्म होनी शुरू हो रही थी। एंड इसकी वजह से प्रॉब्लम खड़ी हो गई किसकी? टिम्बर सप्लाई की। लकड़ी कहां से लाए? हमें तो अपना बिजनेस बढ़ाना है। बिजनेस के लिए रेल, अगर कल को पटरी बिछाएंगे तो रेल चलेगी, सामान एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, पर रेल में वो स्पेसिंग करने के लिए तो लकड़ी चाहिए ना, वो नहीं रहेगी तो पटरी ऐसा कोलैप्स हो जाएंगी, ट्रेन का ऐसा डाइटिंग पे आ जाएगी। सो हाउ कुड इंग्लिश शिप्स बी बिल्ट विदाउट अ रेगुलर सप्लाई ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल टिम्बर्स? तो समस्या कुछ ऐसी है कि चलिए रेलवे स्लीपर ट्रैक्स वो सब तो बनाने ही है। स्लीपर ट्रैक्स मतलब ऐसा
वो बाहर भी लकड़ी बिछाते थे और अंदर जो रेलवे के अंदर जो स्लीपर सोने के होते थे वो भी बिछते थे। तो कई जगह मल्टीपल यूज होता था। शिप्स बनाने में भी यूज होता था भाई, शिप्स बनाने में भी लकड़ी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग वुड मिल चाहिए, लंबी लकड़ी चाहिए, थोड़ी ठीक ठाक मजबूत। सो हाउ कुड इंपीरियल पावर बी प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन विदाउट शिप्स? तो अंग्रेजों को यह था यार हमें जहाज बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, जहाज नहीं रहेंगे तो हम अपना साम्राज्य कैसे बनाएंगे और उसे बचाएंगे कैसे? कल को जिसके पास जहाज हो उसने आके अटैक कर दिया तो हमारा जहाज भी तो होना चाहिए ना, तो उसके लिए लकड़ी चाहिए। सो बाय 1820 सर्च पार्टी सेंट, अंग्रेजों ने कुछ लोगों को भेजा कि जाओ हिंदुस्तान में एक्सप्लोर करो कि क्या हमारे लिए कुछ लकड़ी मिलेगी, क्या हमें टिम्बर सप्लाई मिल सकती है क्या? सो एज ए रिजल्ट विद इन अ डेकेड ट्रीज वर बीइंग फेल्ड ऑन अ मैसिव स्केल। आए यूरोपियन, समझ में आ गया मिल सकती है, फटाफट पेड़ काटने शुरू कर दिए, फटाफट पेड़ काटे एंड लार्ज नंबर ऑफ टिम्बर वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड। और अपने इंग्लैंड को तमाम टिम्बर जो है सप्लाई किया गया, हिंदुस्तान के पेड़ों को काटा गया। ध्यान से सुनिएगा, अब ब्रिटेन में तो हाई फाई सब खत्म हो गया माल, अभी इंडिया भेज दिए कबूतर बना के, ऐसा तुम जाओ यहां से देख के आओ, आए लूटा काटा पाट करनी शुरू कर दी। सो द स्प्रेड ऑफ रेलवेज फ्रॉम द 1850s क्रिएटेड अ न्यू डिमांड। जब आपने देखी होगी, जो मैंने आपको पहले बताया कि रेलवे की पटरियों पे जो ऐसे ऐसे लगे होते हैं, रेलवे कोच के अंदर भी वो स्लीपर ट्रैक्स होते हैं, वहां भी लकड़ी का कहीं ना कहीं इस्तेमाल तो आपने देखा है भाई, सोते तो उस पर नीचे फट्टा तो लगता ही है और पटरी पे भी लगते हैं, तो इन सभी की वजह से और लकड़ी चाहिए। तो रेलवेज वर एसेंशियल, रेलवे बहुत जरूरी थी अंग्रेजों के लिए, क्यों? ट्रेड करते थे और एक जगह से दूसरे जगह उनका आइटम जाता था, माल जाता था। मुंबई टू थाने जाना है तो चलिए रेल चाहिए, रेल चाहिए तो उसमें भाई साहब लकड़ियां फिर और चाहिए। सो वुड वॉज एसेंशियल, लकड़ी बहुत जरूरी थी। टू रन लोकोमोटिव्स, इंजन में कोयला, कोयला बना लकड़ी से, उसके लिए चाहिए। टू ले स्लीपर्स, वो सोने के जो चाहिए, लाइंस पटरी पे जो बिछाने वो सब, और फ्यूल तो एज ए फॉल फ्यूल वो काम कर ही रहा था, तो इन सब के लिए लकड़ी की जरूरत थी। दैट मीन्स लकड़ी ही लकड़ी चाहिए भाई साहब अंग्रेजों को। सो ईच माइल ऑफ रेलवे ट्रैक वॉज रिक्वायर्ड, बहुत सारे स्लीपर चाहिए, 2000 स्लीपर चाहिए, ठीक है। सो बाय 1890 अबाउट 2500 किलोमीटर ऑफ रेलवे ट्रैक के लिए बिछाया गया। उसके लिए 1946 में इट हैड बीन इंक्रीज टू ओवर 7,65,000, वो बढ़ गया और किलोमीटर। लाइन कितनी बढ़ाते जा रहे हैं, उस लाइन को बढ़ाने के लिए लकड़ियां नहीं चाहिए होंगी। सोचो आज 1 किलोमीटर की लंबी लाइन है, 10 फट्टे लगे, 50 किलोमीटर और फट्टे और फट्टे और फट्टे, तो लगाते गए इस तरीके से स्लीपर बढ़े। वुड फ्यूल चाहिए था, लोकोमोटिव चाहिए, वो सब के लिए चाहिए। इन मद्रास एरिया अकेले में 35,000 पेड़ों की कटाई की गई, एक साल में 35,000 पेड़ों की कटाई की गई फॉर स्लीपर्स, लोगों के सोने के जो वो तख्ते बनते हैं उनके लिए। सो इसके लिए गवर्नमेंट गेव कॉन्ट्रैक्टर्स टू इंडिविजुअल, ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिए गए कि हमें इतना इतना माल चाहिए, तुम्हारी जिम्मेदारी है। एज ए रिजल्ट फॉरेस्ट अराउंड द रेलवे ट्रैक्स स्टार्टेड डिसअपियरिंग। ये रेलवे का ट्रैक है, इसके पास पेड़ खड़ा है, एक काट दो, यहीं बिछा दो, यहां पेड़ है काट दो बिछा दो, इस तरीके से तमाम पेड़ों की कटाई ये कट कर दिए गए और इनकी रिक्वायरमेंट उठाकर अपने में फुलफिल कर ली गई। प्लांटेशन, प्लांटेशन क्या होता है? एक फसल उगी हुई है, जब आप जंगल में जाएंगे कोई कोई फॉर्मेट नहीं होता, कोई तरीका नहीं है मतलब फसल करने का, वो तो किधर कैसे भी डायरेक्शन में पेड़ हो सकते हैं। प्लांटेशन क्या होता है? सिंगल सीधी लाइन गई, आपने देखा गोभी उगते, गोभी 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 ऐसे जा रही है, माचिस के पेड़ है, माचिस 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 के पेड़ जा रहे हैं। माचिस के पेड़ मतलब वो मसाला तो बाद में लगाते हैं, लकड़ी जो चाहिए, माचिस की लकड़ी जो चाहिए उसके सीधे सीधे पेड़, ऐसा मतलब बिल्कुल ये मान के चलो एक लाइन में, एक लाइन में मतलब ऐसे नहीं, ऐसे खेत में जैसे आप उगाते हैं। प्लांटेशन है तो सीधे तरीके पे। सो लार्ज एरिया ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट, जो रियलिटी भगवान का दिया हुआ जंगल था, क्लियर टू प्रोड्यूस, काट डाला, किस लिए? चाय कॉफी और रबड़ उगाओ, प्लांटेशन क्रॉप है, यूरोप मार्केट में बहुत डिमांड थी, उगाओ। क्यों? टू यूरोपियन ग्रोइंग नीड्स, यूरोपियन ग्रोइंग नीड्स को करने के लिए जो है इस पे डिमांड को किया गया। इज दैट क्लियर? भाई यूरोपियन डिमांड है, पैसा फिर मिलेगा, एक और मौका और किया गया। राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री, तो आई होप आपको पहला टॉपिक क्लियर हो गया होगा सबको कि भाई डिफॉरेस्टेशन क्यों किया जा रहा था। रेलवेज की डिमांड, यूरोपियन मार्केट में जो चीजों की डिमांड थी उनके लिए,
हमारी जो हाई पॉपुलेशन थी उसके लिए, उनके यहां भी पॉपुलेशन जो थी उसके लिए भी, अपने हाई रेवेन्यू के लिए, शिप्स को बिल्ट करने के लिए, इन सब के लिए पेड़ों को काटा जा रहा था। सो डिफॉरेस्टेशन इसलिए हुआ, क्यों हुआ जरूरी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट इज, जब इतनी कटाई हो ही रही है, दैट मींस अंग्रेज वर इन्वॉल्वड इन कमर्शियल फॉरेस्ट्री, व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो ऐसे में शुरुआत होती है एक इंसान की जिसका नाम था डाइट्रिक ब्रांडिस। जंगल भारत के हैं, भारत के लोग हैं, भारत के लोगों को भारत के जंगलों पर पूर्ण अधिकार है, हमारी धरती पर हमारा जो कुछ है वो भारतीयों का है। इस बात की प्रॉब्लम सता रही थी अंग्रेजों को। अंग्रेजों ने बोला यार भारत के लोगों को नहीं पता यार, मंद बुद्धि आदमी है, जंगलों को जैसे मर्जी काट देते, कभी जानवर छोड़ दिए, कभी खुद 2 नंबर करके आ रहे, कभी कुछ कर वैल्यू नहीं है फॉरेस्ट की, हमारे लिए टिम्बर कितना जरूरी है ये लोग नहीं समझते। सो द ब्रिटिशर्स वर वरीड अबाउट द यूज ऑफ फॉरेस्ट बाय लोकल पीपल, बहुत चिंता थी। लोकल आदमी है, कभी भाई जिस वीआईपी लकड़ी से जहाज बनना चाहिए मार्केट में जो लाखों की है, उसे ये रोटियां सेक रहा है, रोटियां सेक रहा है, तो रोटी सेकेगा है, तो ऐसा। सो दे डिसाइडेड टू इनवाइट अ जर्मन एक्सपर्ट नेम डाइट्रिक ब्रांडिस। तो उन्होंने एक जर्मन एक्सपर्ट बुलाया जिसको फॉरेस्ट की नॉलेज थी, डाइट्रिक ब्रांडिस। ए भाई सुन ना, ए भाई सुन, जाएगा हिंदुस्तान? बोला हाँ जाऊंगा। सो ही वाज द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल, आईजी पोस्ट होती ना, आईजी डीआईजी, फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, भेज दिया। आगे देखता है, मैं वहीं खड़ा था, मैंने बोला क्या हो गया, कह रहा लेट मी थिंक। बोला क्या हो गया बताना यार। बोलता रुक जा यार सोचने दे। क्या बताता है सोच के, कि प्रॉपर सिस्टम हैड टू बी इंट्रोड्यूस्ड, एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए जो यहां पे मिसिंग है, टू मैनेज द फॉरेस्ट। जंगल मैनेज ही नहीं है। सेकंड इज, लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि भाई कंजर्वेशन भी करा करो, काट पीट के चलते बन रहे। मैंने कहा अच्छा। डाइट्रिक ब्रांडिस और मैं वहीं खड़े थे, हमारे सामने एक बंदा आया, फटाफट 4 पेड़ काटे, अपने गधे के ऊपर रखे और चलता बना। डाइट्रिक कहता है मुझसे, देख रहे हो, यही मैं समझाना चाह रहा था। मैंने कहा हाँ मैं देख तो रहा हूं, और सुनिए क्या बताया। और सो रूल्स अबाउट द यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैड टू बी फ्रेम्ड, रूल्स बनने चाहिए जोगिंदर साहब। मैंने बोला क्यों? बोले देखो 2 काट के ले गया यार, मान लो इसको जरूरत ना हो, कोई तरीका, कोई कुछ तरीका होता है। मैंने बोला क्या होता तो है, पर यार ये तो हमारे अपने, बस ये बात मैंने उसको, उसने मुझे धक्का मार दिया, कहता तू मेरा अपना थोड़ी, मेरे को अंग्रेजों ने भेजा है। मैंने कहा अच्छा। सो फेलिंग ऑफ ट्रीज एंड ग्रेजिंग हैड टू बी रिस्ट्रिक्टेड, गुस्से में कहता है जंगलों के पेड़ों को काटना बंद करना चाहिए और जानवर भी यहां पे नहीं चढ़ने चाहिए, और अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें इसके लिए लीगल पनिशमेंट मिलेगी। ये कहते ही मेरी आंखों में दर्द, मतलब दिल में दर्द और आंखों में आंसू आ गए। सो ब्रांडिस ने सेटअप किया इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इन 1864, आईएफएस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, अच्छी जॉब होती है, यूपीएससी करवाता है। 1864 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एस्टेब्लिश कर दिया गया। तो ही आल्सो हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865, उसने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट भी 1865 का बनवाया, जिसमें बहुत सारी बलाएं थी और लोकल लोग तो बहुत ही परेशान हुए। जंगल में नहीं जा सकते, वो पेड़ नहीं काट सकते, इस जमीन पे नहीं जा सकते, शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं कर सकते, ग्रेजिंग नहीं कर सकते, हमारी परमिशन के बिना कोई रिसोर्स नहीं ले सकते। इतना सब किया, टेंशन हो गया एकदम। सो एक इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, अंग्रेजों ने एक फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी स्टैब्लिश किया देहरादून में इन 1906। यहां पर पेड़ों पे ला के रिसर्च करना, कौन सा पेड़ हमारे काम का है, किस तरीके से प्लांटेशन होनी चाहिए, वो सब टेस्टिंग यहां की जाती थी। सो जो सिस्टम यहां पढ़ाया गया उसे कहा गया साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री बेसिकली कुछ ज्यादा टेंशन भरा है नहीं, फालतू का लोचे वाला सब्जेक्ट है। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में क्या किया जाता था, जो नेचुरल फॉरेस्ट थे, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेड़ होते थे, जैसे मान लो एक पेड़ एक टाइप का, ए टाइप का है, एक ही जंगल में कोई बी टाइप का है, सी टाइप का है, काट डालो इनको। क्यों? क्योंकि इनका प्रमोशन क्या चल रहा था, जूट, रबड़, कॉफी, हमें तो प्लांटेशन करनी है, ये अलग अलग वैरायटी के किसी काम करनी है। सो इनको काट दिया जाता था, अलग अलग वैरायटी के पेड़ों को काट दिया जाता था, और इनकी जगह पे एक सीधी लाइन में एक ही प्रजाति के, एक ही तरीके के पेड़ों को उगाया जाता था, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लांटेशन कहते हैं। मतलब एक टमाटर के पेड़, आलू का पेड़, गोभी का पेड़, बैंगन का पेड़ काट दो, टमाटर टमाटर होगा, मतलब ऐसा प्लांटेशन है। तो रबड़ होगा, रबड़ 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 रबड़, पूरे खेत में रबड़ 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 रबड़। अब भाई क्या करें? सो इसके लिए फॉरेस्ट प्लांटेशन तो कर ही रहे हैं, तो जगह जगह जाकर जो सरकारी अफसर थे फॉरेस्ट सर्विस के अंडर, वो सर्वे करते थे,
वो करते थे कि हाउ मच ऑफ द प्लांटेशन एरिया टू बी कट एवरी ईयर, हर साल हमें कितना एरिया कहां काटना है, कैसे काटना है, वो सब जिम्मेदारी इन अफसरों को दे दी गई। देन द एरिया वाज रिप्लेस्ड सो इट बिकम रेडी फॉर कटिंग इन सम ईयर्स। जाके प्लांटेशन कर देते थे, यहां से करी, आज यहां इस साल उगाया है, कल वहां कर रहे, फिर वहां कर रहे, हर एक 2 साल में कहीं ना कहीं एरिया तैयार हो ही जाता था कटिंग के लिए। सॉरी, आफ्टर द फॉरेस्ट एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1865, जैसे 1865 में फॉरेस्ट एक्ट लाया, उसे फिर बदला गया 2 बार अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से। पहली बार 1878 में, सेकेंड टाइम 1927 में, 2 बार उसको चेंज किया जा रहा है। 1878 एक्ट डिवाइडेड फॉरेस्ट इनटू, जो 1878 में फॉरेस्ट पहली बार हुआ, जब अमेंड होने के बाद अमेंड हुआ, उसमें जंगलों को 3 टाइप से बांट दिया गया। पहला इज रिजर्व, जाना नहीं इधर, आया ना तो दे सोच लेना। दूसरा इज प्रोटेक्टेड, बचाओ, ये लोग रोज आते हैं, इनको बचाओ कैसे भी, उसमें तो जाना नहीं, और इन वालों को बचाओ। एंड थर्ड इज विलेज फॉरेस्ट, गांव वालों के आसपास जो जंगल होते थे उसमें अलाउड था बट विद द परमिशन। सो द बेस्ट फॉरेस्ट वाज कॉल्ड रिजर्व फॉरेस्ट। टॉप नॉच क्वालिटी की जहां लकड़ियां थी, जहां रिसोर्सेज थे, उन्हें रिजर्व कर दिया गया। एंड इसमें किसी विलेजर्स को अलाउड नहीं था, नहीं आ सकते। क्यों? तुम आके उल्टा पुल्टा काम करोगे। घर बनाने के लिए अगर किसी को लकड़ी चाहिए, चूल्हा चलाने के लिए अगर किसी को लकड़ी चाहिए, तो जाइए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट या विलेज फॉरेस्ट से लकड़ियां ले लीजिए, बट विद परमिशन, क्योंकि ये भी आता है अंडर फॉरेस्ट एक्ट 1865 के अंडर। सो हाउ वर द लाइव्स ऑफ पीपल अफेक्टेड? तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि गांव के लोगों की जिंदगी किस तरीके से प्रभावित हो रही है, क्योंकि जिस जमीन पर अब तक पूरा अधिकार सिर्फ लोगों का था, कोई अंग्रेज नहीं, कोई लॉ नहीं, कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, जहां मर्जी जाइए, जब मर्जी चराइए। अब उस जमीन पर जब ऐसे रूल बन गए हैं तो जिंदगी कैसी रहेगी? सो विलेजर्स वांटेड फॉरेस्ट विद अ मिक्सचर ऑफ स्पीसीज। मैं गांव वालों के साथ खड़ा, मैंने कि क्या चाहिए? बोला सब कुछ थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। भाई हमारी जिंदगी सिर्फ रबड़ से थोड़ी चलनी। बोला सही बात है, झूठ से थोड़ी चलनी। बोला बिल्कुल सही बात है सर, टमाटर हो, गोभी हो, भिंडी हो, तोरई हो, मिर्ची हो, लौकी हो, घिया हो, अदरक हो, यही तो जिंदगी है। बट ये लोग नहीं चाहते। क्यों? बिकॉज भाई उन लोगों को प्लांटेशन चाहिए, गांव वालों को जरूरत पूरा करने के लिए तरह तरह के पेड़ चाहिए थे, क्योंकि अपनी जरूरतों के साथ साथ जानवर भी खाते हैं। अब सारे टाइम जानवर थोड़ी तुम्हारे साथ बैठ के टमाटर खाएगा। बट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या चाहता था? हमें वो पेड़ उगाने हैं, वो पेड़ों करना है जिनसे हमारे जहाज बने, जिनसे हमारे रेलवे का धंधा चले। हम तो व्यापारी हैं। सो दे ऑल वांटेड हार्डवुड, मजबूत लकड़ी चाहिए, बड़ी लकड़ी चाहिए, तो बड़े बड़े पेड़ हो, सीधे सीधे पेड़ हो। ऐसा पेड़ नहीं, ऐसा नहीं, एकदम ऐसा करके नहीं, स्ट्रेट, ऐसा तन के एकदम ऐसा पेड़ चाहिए। सो दैट्स व्हाई दे प्रमोट पर्टिकुलर स्पीसीज लाइक टीक और सॉल। इसीलिए वो टीक और सॉल के पेड़ों को उगाने पर ज्यादा प्रमोशन देते थे। भाई इनको करो, इनसे अच्छी लकड़ी मिलेगी, उससे रेलवे अच्छी बनेगी, हमारा रेलवे बढ़े चलेगा, हमारा धंधा चलेगा, शिप बनेगा, हमारा टिम्बर अच्छा अगर चलेगा तो शिप बनेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। सो हमें गांव वालों से कोई लेना देना नहीं है। बट द फॉरेस्ट एक्ट ऑल देयर एवरीडे प्रैक्टिसेस। फॉरेस्ट एक्ट की वजह से क्या हुआ? यूरोपियन ने अपने हिसाब से बनाया था, तो गांव वालों की जिंदगी में जो रोज वो काम करते थे, एक गांव वाला आदमी क्या करता है? सुबह उठता है, कर दिया, गाय भैंस बकरियां चरो तुम जब तक अपना चल ही रहा है मामला। फिर ऐसे जाके भैंस वो घोड़ा वोड़ा भी खाते हैं, वो भी चल रहा है, उनका अपना भी तो चल रहा है भाई, उनको भी खाने का होता है। बंदर भी अपना ऐसा कुछ चल ही रहा होता है, गिलहरी भी होती है, सबना चल रहा है। अब इतने सारे जीवों की जिंदगी का अंग्रेजों को कोनों फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने बोला हमारा लॉ क्या कहता है? हमारा लॉ ये कहता है कि भाई साहब आप अपने घरों के लिए लकड़ियां नहीं काट सकते, अपने जानवरों को नहीं चढ़ा सकते, कोई फल फ्रूट नहीं ले जा सकते, और ये जो डिस्कू कर रहे हो ना, मछली को ऐसा तालाब में हाथ मछली ये भी नहीं कर सकते, ये सब इलीगल है, सजा मिलेगी। क्यों? फॉरेस्ट एक्ट 1865 जोड़ा। सो नाउ पीपल वर फोर्स्ड टू स्टील वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो अब लोग मजबूर हो गए, सामने से नहीं तो पीछू से लेके जाऊंगे, लकड़ी हमारी है, जंगल हमारा है, धरती हमारी है। अंग्रेज इस बात से जानते नहीं, अंग्रेज कहता तू करके दिखा, गांव वाला कहता मैं चोरी करूंगा। अब लोग मजबूर हो गए, भाई रिसोर्सेज चाहिए, आप सामने से नहीं दोगे, हम छुप के लेंगे। सो अगर लोग पकड़े जाते थे तो वहां जो फॉरेस्ट सर्विस के अंडर एक नौकर खड़ा था, जिसे हम फॉरेस्ट गार्ड कहते थे, ये उस पर डिपेंड करता था। चुपचाप पैसा दी, पैसा पैसा दे, पैसा 50 रुपए ऐसा अंदर जा चला ले, 2 घंटा और एक्स्ट्रा। इस तरीके से फॉरेस्ट गार्ड जो है
उसकी दया पे डिपेंड था कि वो लोगों को प्यार से जाने दे रहा है, कितने पैसे लेके जाने दे रहा है, या पकड़ पकड़ के यूरोपियन के हवाले कर रहा है कि इनको सजा दो। सो इट वाज ऑन द मर्सी, उसकी दया पर, फॉरेस्ट गार्ड की दया पर डिपेंड था कि भाई वो क्या करेगा, और जो कि जनरली क्या करता था, रिश्वत ही लेता था। लुच्चा आदमी है ना, तो रिश्वत लेगा। सो समटाइम पुलिस कांस्टेबल एंड गार्ड्स डिमांडेड फ्री फूड फॉर देम, या फ्री फूड ऑल्सो। कई बार गांव में पुलिस आ गई, ए रामलाल खाना है क्या, खाना खाना खा के उसके घर, मान लो उसके घर टमाटर 1 किलो टमाटर पैक कर दियो हमारे लिए, बच्चे भी हैं, साहब ने मंगाया 4 किलो पैक कर देना, किसी ने कोई फल फ्रूट किया वो करके लेके, तो फ्री खाना, मुफ्त का खाना, इस तरीके से करने लगे। सो हाउ डिड फॉरेस्ट रूल्स अफेक्टेड कल्टीवेशन? तो हम ये देखेंगे कि कैसे कल्टीवेशन पर भी जो फॉरेस्ट रूल थे उनका क्या असर पड़ा, कैसे असर पड़ा। सो देयर इज अ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन मेनी पार्ट्स ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। लोग अपने ट्रेडिशनल खेती करते हैं, जैसे आप मान लीजिए पंजाब में है, गेहूं चावल का काफी है, यूपी में चाहिए, वेस्टर्न यूपी में गन्ने का बहुत है, बहुत लोग करते हैं। ऐसे यहां पे अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका में खेती होती थी, जिसे कई लोकल नाम से जाना जाता था। जैसे लोकल खेती को साउथ एशिया में लेडिंग कहते थे, मिल्पा कहते थे सेंट्रल अमेरिका में, चिटेमेन और टेवी कहते थे अफ्रीका में, चेना कहते थे श्रीलंका में। इंडिया में कई सारे स्टेट में कई सारे अलग अलग नाम है, वो आपको जरूरी नहीं है, जैसे आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया था एमपी का बेवर देवर, याद होगा आपको, पेंडा, बेवर, पोडू, झूम, इंडिया, ये सब इंडिया में नाम है, ठीक है। सो यूरोपियन फॉरेस्ट रिगार्डेड दिस प्रैक्टिस एज हार्मफुल फॉर द फॉरेस्ट। वो ये कहते थे कि ये जो अब जो लोग कर रहे हैं ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, इसके पीछे रीजन आप सुन लीजिए, समझ लीजिए। बिकॉज इस तरह की खेती, किस तरह की, जैसे इस सब में एक नाम पड़ा आपने, झूम सुना होगा, मतलब ये इससे जैसी मिलती जुलती खेतियां हैं सारी, जहां पर एक हिस्से पर खेती करो, जलाओ और चलते बनो, खेती करो, जलाओ और चलते बनो। यही चीज आगे भी लागू होती थी। अब एक जगह एक आदमी रुके तो उसके फायदे भी है। खेती करने के लिए आपको फिक्स जमीन होगी, आप उस पर खेती करेंगे, दूसरे वाला नजर भी रख सकता है कि आप अपनी जगह पे कर रहे हैं। ये जो उठा पटक वाली खेती है, इधर चलो फिर उधर आगे बढ़ो, ऐसे बढ़ते चलो, इसमें नुकसान है। इस खेती में क्या करते थे लोग, पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट आर कट एंड बर्न इन रोटेशन, जंगल को ऐसा काटो, खेती करो, जाओ, आग लगा दो। सो नाउ लैंड्स आर कल्टिवेटेड फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, 1-2 साल खेती करी, उसके बाद उस खेत को 12 से 18 सालों तक के लिए, कई, क्योंकि अब भाई आपका चक्कर ना जाने कब लगेगा, आज आप इंडिया के किसी पार्ट में कर रहे हैं, आप घूमते घूमते, कोई इलाका पक्का तो है नहीं, घूमते घूमते पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया से करते करते पता नहीं कहीं निकल गए, कई सालों बाद लौट के आगे नहीं मौका मिला। 12 से 18 साल लंबे लंबे साल के लिए उसे खेती को छोड़ देते थे, मतलब बंजर करके, ताकि वो वापस अपनी ग्रोथ, अपना न्यूट्रिशन एसेंशियल पा सके, जो भी उसका है, ठीक है। सो यूरोपियन फॉरेस्ट फेल्ट दैट, यूरोपियन फॉरेस्टर को क्या लगा कि दैट कुड नॉट ग्रो ट्रीज फॉर रेलवेज एंड टिम्बर, तो यहां तो हम खेती अपनी उगा ही नहीं सकते, ये तो जंगल को ही खराब करके खेती को, जमीन को बेकार करके जा रहे हैं। सो व्हेन ए फॉरेस्ट वाज बर्न्ड, जब एक जंगल को जगाया जाता है, जलाया जाता है, मतलब सॉरी, जगाया नहीं जाता, जैसा जगाएंगे आग लगा के थोड़ी जगाएंगे, जला दिया, उसकी लपटे लपटे पहुंचते पहुंचते अगल बगल के एरियाओं में भी पहुंच गई, तो ये एरिया तो खराब हुआ ही हुआ, साथ में इसका पड़ोसी, अड़ोसी, जड़ोसी और समौसी, मतलब अगल बगल दाएं बाएं सब खराब हो गया। तो उसकी वजह से जो आग की लपटें हैं आगे जा सकते हैं, जिसकी वजह से अगर आसपास में यूरोपियन प्लांटर्स ने एरिया खेत में आग लगी है, बी में टिम्बर लगाए, कौन गारंटी देगा इस बात की कि टिम्बर को, लकड़ी में मतलब आग नहीं लग सकती, कौन जिम्मेदारी देगा, कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। नेक्स्ट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जैसे एक प्रॉब्लम और थी कि भाई कैलकुलेशन नहीं हो पाती थी टैक्स की। क्यों, टैक्स तो जब लगाया ना जब तुम यहां रुको, तुमसे टैक्स लेने आया मैं, तुम तो यहां हो ही नहीं, 1 साल मिलते हो, 1 साल नहीं मिलते हो, 1 साल मिलते हो, 2-3 साल नहीं मिलते हो, इस तरह चल रहा है। दैट इज वाई गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बंद करो। ये क्या तुम दाएं बाएं चप्पा 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 चरखा चले कर रहे हैं। सो जिसकी वजह से मैनी कम्युनिटीज वर फोर्सफुली डिस्प्लेस्ड एंड सम हैड टू चेंज ऑक्यूपेशन एंड अदर रजिस्ट्रेड। अंग्रेजों ने बोला भाई तुम यहां से नहीं जा सकते, लोगों ने बोला हम गांव परमानेंटली छोड़ देंगे, और बताओ हम धंधा बदल देंगे, कुछ ने विरोध किया, हम तो भाई ये साहब नहीं मानेंगे, अंग्रेजों ने कहा तोहरा ऐसी का तैसी आ जा, तो इस तरीके से हुआ। सो हु कुड हंट, तो बात यह है कि यहां पर एक क्वेश्चन उठता है कि इन जंगलों में खेती ये लोग नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ये कर नहीं पा रहे हैं, क्या हंटिंग पर भी कोई असर पड़ा,
या हंटिंग कर सकता था? कौन कर सकता था? क्योंकि हंटिंग भी एक भाई साहब स्टाइल है, एक इमेज है, एक ट्रेडिशन, एक कल्चर है। राजा लोग बहुत करते थे। मुगल्स में आपने देखा होगा, ऐसा शेर के ऊपर ऐसा करके, ऐसा फोटो खिंचा के तलवार लगा के ऐसे स्टाइल बना रहे, पिक्चर बनाई है। सो प्रैक्टिस ऑफ हंटिंग, हंटिंग यानी शिकार, डियर का, पार्ट्रिज मतलब वो होता है ना तीतर, आप देखेंगे गूगल करेंगे छोटी चिड़िया जैसा दिखेगा। एंड वैरायटी ऑफ छोटे छोटे जानवरों का जो शिकार होता था उसे फॉरेस्ट लॉज के अकॉर्डिंग अब मना कर दिया गया, अब नहीं होगा। फॉरेस्ट लॉज डिप्राइव पीपल ऑफ देयर कस्टमरी राइट्स टू हंट। इस लॉ की वजह से, फॉरेस्ट लॉ की वजह से अब लोगों को जो उनकी परंपरा थी, कस्टमरी राइट, जो उनकी परंपरा चली आ रही थी कि भाई शिकार करना ही करना है, अब नहीं कर सकते। तीर वापस डाल रहे, डाला मैंने तीर वापस, अब नहीं कर सकते आप ये सब काम। बट हंटिंग ऑफ बिग गेम बिकॉज बिकेम अ स्पोर्ट। पर बड़े बड़े जानवरों का शिकार करना एक गेम बन गया। ये कैसी बात है? मतलब कि तुम छोटे छोटे जो जानवरों को मार रहे हो वो नहीं कर सकते, हम राजा लोग बड़े बड़ों का शिकार करेंगे, वो चलेगा, वो एक गेम है। क्यों है? तो सुनिए, इन इंडिया हंटिंग ऑफ टाइगर्स एंड अदर एनिमल्स हैड बीन अ पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ द कोर्ट एंड नोबिलिटीज। राजा महाराजा, पुराने पुराने दरबार, राजा बैठा है ऐसा करके, जिस पे बैठा है वो खाल है शेर की, ऊपर ऐसा शेर बैठा है। कभी सुने पिल्ले की खाल के ऐसा, कुत्ते की खाल में बैठे? नहीं, राजा अपनी इमेज दिखा रहा है। शेर, लेपर्ड की ड्रेस, धर्मवीर ऐसा तलवार डाला, वो तो थोड़ा सा इधर उधर होता तो पैंट ही खुल जाता भाई साहब, तलवार ऐसा रखने का नहीं है ऐसे मामले में, पीछे ही ठीक है, कमर तो खुद सकती, इधर ऐसा नाड़ा तो सब बेकार हो जाएगा मामला। बट अंडर कॉलोनियल रूल द स्केल ऑफ हंटिंग इंक्रीज्ड। अंग्रेजों को टाइम पे हंटिंग बढ़ी। क्यों बढ़ी? उन्होंने बोला ये जो बड़े बड़े जानवर हैं ये मतलब ना सैवेज है, मतलब होता ना एक रफ, एक पढ़ा लिखा आदमी, एक अनपढ़, तो इनको उस नजर से देख रहे थे। सो एज ए रिजल्ट वेरियस स्पीशीज बिकेम ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट, बहुत सारी तो स्पीशीज खत्म हो गई। एंड ब्रिटिश सॉ लार्ज एनिमल्स एज अ साइंस ऑफ वाइल्ड, जंगलीपन की निशानी है, शेर जंगली है, हटा रे, प्यारा प्यारा ऐसा कोई बढ़िया सा जानवर दिखने को मिले तो ठीक है, इनको मारो। प्रिमिटिव, पुरानी बंजर सोच, ऐसा खूंखार सोच के जानवर है ये। सेवेज सोसाइटी, क्या हम सोसाइटी को सभ्य बनाएंगे? हम सभ्य तब बनाएंगे जब शेर वेर खत्म हो जाएंगे, हम शांति से बैठे चाय पी रहे, अचानक शेर आया चाय ले गया और मुझे भी ले गया, ये तो अनपढ़ों की निशानी है। मॉडर्न जमाने में बिल्डिंग होती है, ट्रेन होती है, रेलवे होते हैं, अच्छे होटल होते हैं, घर होते हैं, शेर वेर नहीं होते। तो दे बिलीव्ड बाय किलिंग डेंजरस एनिमल्स द ब्रिटिश वुड सिविलाइज इंडिया। अगर हम इनको मार देंगे तो हिंदुस्तान सिविलाइज हो जाएगा। अगर आपने देखा हो, गाय भैंस, घोड़ा हाथी, चीता शेर, कोई भी जानवर ले लीजिए, अगर वो परेशान होगा, उसको डेंजर होगा कहीं से, वो हमला करेगा। बिना बात के कोई हमला नहीं करता, सबको अपनी जान बचाने का पूरा पूरा अधिकार है और सब बचाते भी हैं। अगर इसे हम गंवारपन कह दें, इसे सिविलाइजेशन कहें, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा सिविलाइजेशन से कोई फायदा है, क्योंकि जो इकोनॉमिक एनवायरमेंट बना हुआ है, जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस बना हुआ है, जो कुछ बना है, सब इंटरडिपेंडेंट एक दूसरे से। शेर की भी इकोनॉमी में एक वैल्यू है। अगर ऐसा नहीं है तो जिन देशों के पास लेपर्ड थे, चीता थे, उनको ऐसा देख रहे हैं कि चीता है, हमारे यहां से क्यों फिर वहां से यहां लाए जा रहे हैं? सोचिए, प्रेस्टीज तो है, इमेज तो है देश की, तो ये यहां अंग्रेजों ने इसको मारना शुरू कर दिया। सो दे गिव रिवार्ड्स, वो इनाम देते थे जो बंदा शेरों को मारता था, भेड़ों को मारता, भेड़िए होते ना, उनको मारता था, टाइगर्स, लेपर्ड्स, उन सबको मारता था। तो इसके नतीजे में क्या हुआ? 80,000 टाइगर, 1.5 लाख लेपर्ड, 2 लाख भेड़िए, ये सब मारे गए 1875 और 1925 के बीच में। ये 40-50 साल में बड़ा खेल हुआ। और महाराजा ऑफ सरगुजा, एक महाराज थे उस जमाने में, उन्होंने अकेले ने 1157 टाइगर मारे और 2000 लेपर्ड मारे 1957 तक। कितना शिकार का शौक है राजा महाराजा को, देखिए कितना शौक है। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर जॉर्ज रूल, एक उनका एक ऑफिसर और था, उसने भी 400 टाइगर मार दिए, 400 टाइगर मार दिए। हंटिंग तुम कर रहे हो, कल्टीवेशन हम कर नहीं सकते, दैट मींस कुछ और करना होगा। सो नाउ द क्वेश्चन इज न्यू ट्रेड, न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड न्यू सर्विसेज खोजने की तैयारी है, क्योंकि लोगों के पास अब कुछ बचा ही नहीं है, लोग तो जा रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं, कोई वहीं रह गया, तो कुछ तो नया करना पड़ेगा भाई। अब जंगल में आप अपनी चला रहे तो हम क्या करें? सो ड्यू टू फॉरेस्ट लॉस मेनी कम्युनिटीज लेफ्ट देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। जब मुझे गांव में जंगल में अपना काम नहीं करने दिया गया तो मैंने अपना वो धंधा छोड़ दिया, मेरे को मेरे बच्चे पालने थे, मैंने वो धंधा छोड़ दिया एंड स्टार्टेड ट्रेडिंग इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट। तो मैंने फॉरेस्ट प्रोडक्ट में डील करना शुरू किया। भाई मैं जंगल नहीं ले रहा हूं, बट तुम वहां से कुछ फल है, फूल है, कुछ और मिल रहा है, तो मैं उसे तो बेच सकता हूं,
उसमें ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल विद द ग्रोइंग डिमांड फॉर रबर, जैसे जैसे डिमांड रबर की बढ़ी तो मुंद्रुकू पीपल जो थे ब्राजीलियन, अमेजोन में जो ब्राजील में अमेजोन जैसा दिख रहा है उसमें जो जंगल में जो आप देख रहे हैं वहां की जो प्रजाति है मुंद्रुकू जनजाति लोग, वहां के लोग जो हैं दे कल्टिवेटेड मैनियोक एंड बिगेन टू कलेक्ट लेटेक्स, जिससे रबड़ बनती है, जिससे रबड़ बनती है। सो हिंदुस्तान में ट्रेड इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट वाज नॉट न्यू, जंगलों के प्रोडक्ट में डील करना कोई नई बात नहीं है। मेडिवल टाइम से ही बहुत सारी कम्युनिटीज, खास करके आदिवासी जो जंगल में रहती है, वो इन तरह की चीजों में डील करती आ रही थी। लाइक हाथी का बेचना, छोटे छोटे हाथी बेच देते, भाई कारोबार है चलो ले जाओ, हाथियों को बड़ा करते थे। सिल्क, बैम्बू, स्पाइसेस, फाइबर, ये सब। बट जैसे ही अंग्रेज आए, जो ट्रेड था जो लोग अपनी मर्जी से कर रहे थे, अब वो अंग्रेजों के अंडर आ गया। अब अंग्रेज अपनी चलाने लगे क्योंकि रूल रेगुलेशन बनाने पड़े, तो दे बैंड लोकल पीपल कि भाई अब तुम हंटिंग नहीं कर सकते, एंड गेव मैनी लार्ज यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म्स द सोल राइट टू ट्रेड इन द फॉरेस्ट प्रोडक्ट, और लोगों से बोला अब तुम फॉरेस्ट प्रोडक्ट में भी डील नहीं कर पाओगे, कुल मिला के तुम्हारा धंधा पानी खत्म। अब हमारे आदमी आ चुके हैं, बहुत सारी यूरोपियन एजेंसी आ गई। सो मैनी पेस्टोरलिस्ट एंड नोमैडिक कम्युनिटीज लाइक कोरवा, कराचा एंड येरुकुला ऑफ मद्रास लॉस्ट देयर लाइवलीहुड। इन लोगों पे कल्टीवेशन पहले छीनी, फिर अब फॉरेस्ट प्रोडक्ट में भी डील करना बंद कर दिया, तो इनकी बहुत सारी जिंदगी सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो गया। एंड सम ऑफ देम बिगेन टू बी कॉल्ड क्रिमिनल ट्राइब्स, और बहुत सारे लोग जो कोशिश भी करते थे करने की कि चलो बेच ही लेते चोरी छुपे सही, उन्हें क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित कर दिया गया। एंड दे वर फोर्स्ड, उन्हें मजबूर किया गया कि तुम हमारी फैक्ट्री में काम करो, हमारी माइंस में काम करो, हमारी प्लांटेशन खेत बागानों में काम करो। तो सर क्या प्रॉब्लम है? फिर जीवन जीने के लिए पैसा चाहिए, दे तो रहे हैं ये लोग, काम तो करवा रहे हैं, पैसा तो मिलता होगा। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, ये मजबूर कर रहे हैं। ये चाल समझिए आप, आपको उस काम से रोका जा रहा है जो आप ये करेंगे, सिर्फ आपको घुमाकर एक कर्मचारी बना रहे हैं। क्यों भैया? हमें लेबर कहां से लाएंगे? हम तुम्हारे ऊपर जगहों पर कब्जा तो कर सकते हैं गन बंदूक ऐसा अपने दिमाग से, पर तुम लोगों से अब हम काम करवाएंगे, ये भी एक कला है, हम अपने आदमी थोड़ी लाएंगे, फिर तुम फिर मारपीट करोगे, तुम्हारे आदमी से तुम्हें काम कराएंगे। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सुनिए, प्रॉब्लम थी लो वेजेस, कम पैसे, काम पूरी पूरी दिनों रात करें, पैसे नहीं देते थे, बैड कंडीशन ऑफ टॉयलेट नहीं है, दूर दूर जाना पड़ रहा है, ठंड में कुकड़ रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। और अगर किसी का मन करा, मम्मी मैं अपने गांव में आऊं, नहीं जा सकते थे। जिस प्लांटेशन फील्ड में आप काम करते थे वहां इतने टाइट रूल्स थे कि भाई आप अपने साल साल तो छोड़ो, कभी जिंदगी में घर जाने का मन करे तो भी नहीं जा सकते थे। इतनी समस्या, गांव नहीं जा सकते, खेती नहीं कर सकते, ट्रेडिंग नहीं कर सकते, करें क्या? करेंगे ना रेबेलियन, रेबल करेंगे, रेबल करेंगे, रेबल करेंगे, विरोध करेंगे, विरोध करेंगे, विरोध करेंगे। भारत और कई देशों में जहां जहां यूरोपियन ने इस तरह की सोच अपनाई थी, विद्रोह हुआ। कई सारी जंगल में रहने वाली कम्युनिटीज ने रिबेल किया, लाइक सिद्धू, कन्नू, संथल परगना जो थे, है ना, बिरसा मुंडा जो कम्युनिटी थी उसने किया, अलूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश में थे, इन्होंने किया। कई जगहों पर इंडिया में अब अपोज देखने को मिला है। ऐसे ही एक अपोज मिला देखने को छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उस वाले बॉर्डर वाले एरिया पे, जो कि बस्तर वाले जो लोग थे, बस्तर जिले के जो लोग थे, उन्होंने भी विद्रोह किया। सो बहुत सारी कम्युनिटीज लाइक मारिया, मुरिया गोंड्स, ध्रुवाज एंड भतराज एंड हलबाज, इन्होंने विद्रोह किया। ये बहुत सारी अलग अलग भाषाएं बोलते थे, बट इन लोगों के कल्चर सेम सेम थे। अब आप यूपी में अगर जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक 10-20 किलोमीटर के दायरे में लोगों का कल्चर इतना ज्यादा चेंज नहीं होता। कुछ कॉमन चीजें होती हैं, जैसे उनका अगर मान लो शादी करने का तरीका कॉमन है, कोई अगर कोई प्रोग्राम आ रहा है वो तरीका कॉमन है। इवन बहुत सारे मतलब अलग अलग इलाकों में, राज्यों में भी आज भी भारत में बहुत सारी परंपराएं सेम सेम सी हैं, तो यहां भी कुछ सेम सेम थी। सो जो लोग थे बस्तर के, दे बिलीव दैट ईच विलेज वाज गिवन अ लैंड बाय द अर्थ। बस्तर के लोगों ने क्या बोला? जमीन तूने दी है क्या? तुम अपने साथ लेके आए थे जमीन? हमें जो जमीन मिली है वो हमें धरती माता ने दी है, और इसके बदले वो धरती माता को कुछ कुछ दान करते रहते थे। कभी पूजा पाठ कर दिया, होता है ना एक धरती माता की, जैसे बैसाखी होती है तो बड़े त्योहार बड़े धूमधाम से जन्मदिन मनाते हैं। अर्थ का भी वर्ल्ड डे आता है, आपको पता है, वर्ल्ड अर्थ डे आता है। तो इस तरीके से वो ऑफरिंग्स करते थे। तो द लोकल पीपल लुक आफ्टर ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे सब कुछ, मान लो जैसे बस्तर ये गांव है तो इसके अंदर जितना भी नेचुरल रिसोर्स है सबकी देखभाल यही बस्तर इलाके के लोग करते थे, बस्तर पीपल करते थे, बस्तर पीपल करते थे। एंड इफ एनीवन वांटेड टू टेक सम वुड फ्रॉम अनदर विलेज, और सर अगर मान लो मेरे इलाके में वो चीज नहीं है जिसकी मुझे जरूरत है और दूसरे के इलाके में तो आप ले सकते हैं, उसके बदले आपको एक छोटी सी फीस देनी है।
जिसे हम क्या कहते थे, देवसारी, दंड, या फिर बदले में आदमी दे दो। आदमी के बदले आदमी, मतलब ऐसा आदमी दे दो, कुछ कुछ तो दो हमें बदले में, तुम्हारे पास जो वो दे दो। तो इसे हम ये कहते थे। तो सम विलेजेस ऑल्सो प्रोटेक्टेड देयर फॉरेस्ट, कुछ लोगों ने अपनी जंगलों की बचाव भी खुद किया है। कैसे किया है? बाय एंगेजिंग वॉचमैन, वॉचमैन रख दिया, ऐसा वॉच पे मैन रख दिया, ऐसा नहीं रहे, वॉचमैन, चौकीदार रख दिया। उसके बदले फॉर हिज सैलरी ईच हाउस होल्ड कॉन्ट्रीब्यूट सम ग्रेन, उसके बदले उसको क्या दिया जाता था? तनख्वाह के रूप में अनाज। तुझे भाई पेटी तो भरना है, खा ले। सो एवरी ईयर देयर इज ऑल्सो अ बिग हंट वेयर हेडमैन ऑफ विलेजेस मीट एंड डिस्कस। अब हर साल गांव में क्या होता है, यूपी में आप देखेंगे तो बड़ा सा मेला लगा, तो यहां पे कैसा, मेले की जगह हंटिंग होती है, बड़े लेवल पे हंटिंग होती है, जैसा शिकार होता था। वहां पे हर गांव के मुखिया आते थे, हर गांव के सब जो है मेन मुखिया लोग आते थे, और वो वहां पे मुद्दे बहस कैसी होती थी, आपके गांव के क्या मामले हैं, है ना, जिसमें आपके फॉरेस्ट के मामले, जंगल में ट्रेडिंग जो कर रहे हैं उसके मामले, कल्टीवेशन ना करने के मामले, जो भी वहां के लोगों की समस्याएं होती थी, वो सब कुछ प्रधान जी के साथ डिस्कस की जाती थी। ठीक है, डिस्कस हो रहा है। क्या लोगों के बीच में उस समय कोई डर भी पैदा था? तो लोग जो थे पीपल ऑफ बस्तर, उनके बीच में भी डर था। देवर वरिड, वो चिंता हो रही थी उन्हें। क्यों? क्योंकि कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कुछ प्रपोज किया था, कुछ रूल रेगुलेशन बनाए थे, जैसे कि 2/3 एरिया रिजर्व कर दिया गया 1905 में अपने लिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को रोक दिया गया, हंटिंग को बैन कर दिया गया, फॉरेस्ट में होने वाली प्रोडक्शन जो कुछ भी है, फल फूल पेड़ जंगल लकड़ियां, कुछ नहीं आप ले सकते। सेम वही जैसे और जगह कर रहे थे। पूरे भारत में एक ही स्ट्रेटेजी, भारत क्या, पूरे वर्ल्ड में एक ही स्ट्रेटेजी, पूरे वर्ल्ड में एक ही स्ट्रेटेजी, ये सब हुआ। तो ये सबसे चिंताएं बढ़ी बस्तर के लोगों की। सो सम विलेजेस वर अलाउड टू स्टे इन द रिजर्व फॉरेस्ट, लोगों को रोक दिया, कुछ को परमिशन दे दी। ये क्या है? प्लानिंग समझिएगा, अंग्रेजों की प्लानिंग, यूरोपियंस की प्लानिंग समझिए। एक भाई को बोल रहे हैं तू खेती नहीं करेगा, एक को करवा रहे हैं, फूट डालो राज करो, तो हो ही रहा है। अब जिसको करवा रहे हैं, जो उसने नहीं करी, वो पूछा भैया इससे क्यों करवा रहे, मुझसे करवा लेते। तो वहां उन्होंने क्या करा कि एक कंडीशन, एक शर्त है। क्या शर्त रख रखी थी? कि आपको फ्री में हमारे लिए काम करना पड़ेगा पेड़ काटने में, और अपने जो जानवर है उनको भी हमें दे दो ताकि हम अपना माल पानी ढो सके। जंगलों का बचाव, उसकी प्रोटेक्शन तुम करोगे, लकड़ी कटवाने में मदद तुम करोगे, फ्री का मुफ्त का लेबर तुम्हें बनना होगा। तो दीज विलेजेस, इस प्रकार के विलेजेस जहां पे ये फ्री काम होते थे, इस शर्तों पे होते थे, जंगल को बचाना, उनके लिए लकड़ी काटना, इसे हम क्या कहते थे? फॉरेस्ट विलेजेस कहते थे। और पीपल ऑफ अदर विलेजेस वर डिस्प्लेस्ड, जो हमारी बात मानेगा वो यहां रहेगा, बाकी सब जाओ, सबको भगा दिया जिन लोगों ने ये बात नहीं मानी। सो फॉर लॉन्ग विलेजर्स हैड बीन सफरिंग फ्रॉम इंक्रीज्ड लैंड रेंट, जो गांव में रहने वाले, जंगल के आसपास रहने वाले लोग थे, उनको रेंट बढ़ा बढ़ा के देना पड़ता था, और कई बार उनसे मुफ्त में सामान भी देना पड़ता था। आपने वो देखा होगा कई बारी मार्केट लग रही है, अंग्रेजी पुलिस वाला आ गया, उस रेडी को लगाने के पुलिस वाले के लिए पैसे भी देने पड़ रहे हैं, और जब तक वो रेडी के पास खड़े होकर खाता रहेगा, वो तो मुफ्त का खाना खा ही रहा है। सेम सिचुएशन ऐसी यहां पे, मान लो जमीन का रेंट भी ज्यादा देना, मुफ्त की खाने की चीज भी ज्यादा देनी है। 1899 और 100 में क्या हुआ? फेमाइन आया दो बार, एक बार 1899 मतलब 1900 के आसपास, और दूसरा 1907 और 1908 के आसपास फेमाइन आया, जिसकी वजह से इनके खाने की टेंशन और बढ़ी, और समस्याएं रिजर्वेशन ने भी बढ़ाई थी। क्यों? हर जगह जहां भी जाओ, भाई यहां फेमान आया, दूसरी जगह चले वहां रिजर्वेशन है, तुम यहां नहीं आ सकते, तीसरी जगह गए वहां भी रिजर्वेशन है, तो लोग परेशान होने लगे। सो पीपल बिगेन टू गैदर एंड डिस्कस देयर इश्यूज। लोग, क्या कहूं, दिल दुख रहा है, लोग उस समय की कल्पना कर पा रहा हूं। इमेजिन कीजिए, गांव में, अपने गांव में बैठक हो रही है, पंचायत हो रही है कि भाई हमारी ये समस्या है, क्या करें, है ना। एंड एट फेस्टिवल और वेयर एवर द हेडमैन एंड प्रीस्ट ऑफ सेवरल विलेजेस वाज असेंबल, जहां मुखिया आते थे गांव गांव के, बैठ के चर्चाएं हो रही है, लोगों की समस्याएं, कोई त्योहार हो गया, त्योहार सेलिब्रेट नहीं हो रहे, समस्याओं पे वो हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, लोग मिलजुल के बात अपनी एक दूसरे से बता रहे कि भाई ये दुख है। सो इस प्रकार जो बातचीत है, इनिशिएटिव तो किसी ने लेना था भाई, विद्रोह तो करना है, अपोज तो करना है, तो इनिशिएटिव लिया गया बाय द ध्रुवास ऑफ कंगेर फॉरेस्ट, जो मैंने आपको कम्युनिटी बताई, कंगेर फॉरेस्ट के ध्रुवास ने जो है ये स्टेप लिया, बिकॉज सबसे पहले रिजर्वेशन यही लगा था, तो उन्होंने बोला जब रिजर्वेशन हमारी जगह है तो शुरुआत भी यहीं से होगी विद्रोह की। सो आप एक बात और जान लीजिए, क्या यहां पे कोई एक नेता था इनका? कोई नहीं था। देयर वाज नो सिंगल लीडर,
बट ये लोग एक बंदे को इमेजिन करके चलते थे कि ये हमारा मुखिया। वो कौन था? गुंडा धुर, जो कि ये बंदा है, इसको वो अपना एक मुखिया मानते थे। हाँ कोई नहीं, पर इसके पीछे पीछे जो है सब बातों को माना जाता था। 1910 में मैंगो बॉस, लंप ऑफ औरत एंड चिलास, एरो, तीर, लकड़ियां, ये सब लोगों ने अपने पास आम की लकड़ी ले ली, तीर ले लिया, वो लकड़ी का आपने देखा होगा भी, वो जो उस तरीके के हथियार बना ली। और ये सब क्या था? दैट वाज द इंडिकेशन ऑफ रेबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश, कि ब्रिटिश के खिलाफ अब विद्रोह होने वाला है। बाजार लूटे गए, स्कूल फोड़ फाड़ दिए गए, पुलिस थानों में आग लगा दी, सब कुछ कर दिया, चोरी डकैती और अनाज लेके जो भी उनके कब्जे में था ब्रिटिश के बांट दिया, लोगों में बांट दिया। ये सब रेबेलियन की निशानी है। अंग्रेज बोला ये नहीं चल पाएगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए अंग्रेजों ने अपनी सेना भेजी ताकि रिबेलियन को, विद्रोह को, आंदोलन को सप्रेस किया जा सके। आदिवासी लीडर ने बोला बातचीत कर लेते हैं, बट अंग्रेज कहां सुनने वाले थे? अंग्रेज उन पर गोलियां चलाई, जिसके बाद क्या हुआ? दे मार्च थ्रू द विलेजेस टू पनिश रिबेलियन। इन पे गोली चलाई, गांव गांव भागे कि कौन था विद्रोही जिसने हमारे खिलाफ आवाज उठाई थी। जैसे फिल्मों में ठाकुर नहीं देखा, अमरीशपुरी, अरे रानी कौन था, ऐसे गांव गांव जाकर जिसने इनके खिलाफ आवाज उठाई उसको मारने लगे, और 3 महीने लगे ब्रिटिशर्स को कंट्रोल वापस पाने में। पर ध्यान रहिएगा, दे मैनेज टू कैप्चर गुंडूथूर। ठीक है, उन्होंने इसको कब्जे में कर लिया। सो इन अ मेजर विक्ट्री फॉर रिबल्स। तो रिबल्स जो इतना विद्रोह, उसमें कुछ सफलता क्या गांव वालों को, क्या वहां के लोगों को लगी? क्या लगी? रिजर्वेशन जो था वो थोड़े समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया। रिजर्वेशन थोड़े समय के लिए सस्पेंड हो गया। और क्या हुआ? जो रिजर्व एरिया था वो आधा हो गया। मान लो ऐसा पहले 6 गांव अपने कब्जे में कर रखे थे रिजर्वेशन में, अब बोले चलो ठीक 3 सही, आधा कर दिया रिजर्वेशन। गांव वालों को कुछ तो मिला। आजादी के बाद कीपिंग पीपल आउट ऑफ फॉरेस्ट, रिजर्विंग देम फॉर इंडस्ट्रियल यूज कंटिन्यू रहा। आजादी के बाद भी अंग्रेजों ने अपनी थोड़ी बहुत जो चलाई, जो ये प्रोसेस पूरे फॉरेस्ट में ये सब रहे। आज भी आप देखेंगे तो जंगल में ज्यादा ऐसा पहले का तरह है नहीं। सरकार ने भी कुछ पॉलिसीज ऐसी रखी, भाई अब तो वैसे भी चीजें बहुत क्रिटिकल हो चुकी हैं, तो अब उस तरह की आजादी तो दे नहीं सकते, तो वो सब चली। इन 1970s वर्ल्ड बैंक ने एक प्रपोज किया, क्या कि 40,000 हेक्टेयर ऑफ नेचुरल साल फॉरेस्ट शुड बी रिप्लेस्ड बाय पाइन नाम के, पाइन जो पेड़ की प्रजाति है, एक स्पीशीज है, उसको उगाओ और नेचुरल साल फॉरेस्ट को हटा दो। जिससे क्या होगा? पल्प मिलेगा। पल्प का क्या बनोगे? पेपर बनेंगे। पेपर का क्या करेंगे? अखबार बनने हैं, कॉपी बननी है, रजिस्टर बननी है। मॉडर्न जमाना है, 1970 की बात हो रही है। बैंक के करेंसी बननी, नोट बनने हैं, उसके लिए पेपर चाहिए। तो हमें पाइन को उगाना होगा और साल को घटाना होगा, क्योंकि अब पानी के जहाज बात तो बन लिए, बहुत है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे सामने, फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा। इंडिया का पढ़ लिया, अब जावा इंडोनेशिया के बारे में पढ़ लेते हैं। जावा जो है चावल की प्रोडक्शन के लिए बहुत जाना जाता था, बट जैसे ही कॉलोनियल पावर इंडोनेशिया में आई, कॉलोनियल का मतलब ब्रिटेन नहीं, यहां पे डच है, डच भी यूरोपियन है, जैसे ये आए इन्होंने भी फॉरेस्ट मैनेजमेंट वही स्टार्ट कर दिया जो अंग्रेजों ने भारत में किया था। वो क्या चाहते थे? ये भी लकड़ी चाहते थे, टिम्बर। कहां से? जावा से। किस लिए? शिप बनाने के लिए। सेम पॉलिसी, सेम सोच, यूरोपियन भाई भाई। वुड कटर्स ऑफ जावा। जावा में ऐसी प्रजाति थी जो बड़ी एक्सपीरियंस थी लकड़ी काटने में, जिन्हें क्या कहते हैं? कलंगस जिसे कहते हैं, या कलंग कहते हैं, जिन्हें कलांग जिन्हें कहते हैं। ये जावा की वो कम्युनिटी थी जो कि काफी स्किल्ड थी लकड़ी काटने में और खेती करने के मामले में, सो दे वर सो वैल्यूएबल। वो ये जो कम्युनिटी है, कलांग जो कम्युनिटी देख रहे हैं, वो इतनी अनमोल, इतनी बेशुमार कीमती थी कि जब माताराम किंगडम, वहां का एक राजा का साम्राज्य था माताराम किंगडम, जब उसके 2 हिस्से हुए ना, जब वो बटा 1755 में, तो 6,000 जो कलांग फैमिली थे, देवर इक्वली डिवाइडेड, 3,000 इस पार, 3,000 उस पार। मतलब किसी के साथ ऊंच नीच नहीं कि आप वहां ज्यादा जाएंगे, यहां कम जाएंगे, सब एक बराबर, इक्वली डिवाइडेड। जो भी माताराम साम्राज्य डिवाइड हुआ, जैसे अगर मान लो कि जैसे अब हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ ना, तो आबादी बराबर कर दो, इंडिया में भी इतने, पाकिस्तान में भी इतने, इस तरीके से किया गया। सो विदाउट देम इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर डच पीपल टू हार्वेस्ट टीक एंड टू बिल्ड पैलेसेस फॉर किंग्स। वो एक्सपीरियंस लोग है, तुमको मालूम नहीं है,
उनको आता है लकड़ी के साथ खेल खेलना। तो उनके बिना ना तो तुम्हारे महल बन सकते थे, ना तुम्हारे हार्वेस्ट हो सकती थी किसकी, टीक लकड़ी की, जिसमें तुम जहाज वाज बनाते, वो सब नहीं हो सकता था। सो व्हेन डच ट्राई टू मेक कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट, जब डच लोगों ने जंगल पे कंट्रोल पाया तो उनको समझ में आया कि यार इसके साथ साथ हमें कलंगास को भी अपने कब्जे में करना होगा। अगर वो हमारे लिए किसी तरीके से काम कर ले तो अपना मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। सो दे आल्सो ट्राई टू मेक कलंगास वर्कड अंडर देम, जैसा कि अंग्रेजों ने किया था, किसी को छूट देके, किसी को जंगल से बाहर निकाल के उनको अपने अंडर ही कब्जे में काम करा रहे थे, फ्री लेबर वर्क। सेम यही चीज डच ने भी ट्राई करी। बदले में क्या हुआ, 1770 में कलंगास ने विद्रोह किया, डच किले पर हमला कर दिया। बट आप तो पता ही है यूरोपियन तो स्ट्रांग थे ही उस समय, बेचारे भोले मानस नहीं सक्सेसफुल हो पाए, नहीं सक्सेसफुल हो पाए। तो जैसे ब्रिटेन की साइंटिफिक फॉरेस्ट्री थी वैसे ही डच की भी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री थी, प्लांटेशन वाला सिस्टम। सो इन 19th सेंचुरी व्हेन इट बिकेम इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल टेरिटरी, जब डच लोगों को लगा कि भाई साम्राज्य पर कब्जा करना चाहिए पूरे पर, तो डच ने क्या करा, भैया फॉरेस्ट लॉ लगा दिए, पूरे एरिया पर कब्जा करना है, फॉरेस्ट है, लगा दो फॉरेस्ट लॉ, ले आओ। और गांव वालों को जंगल का इस्तेमाल करने से रोक दिया गया। यह एक तरीका था टेरिटरी को एक्वायर करने का। गांव वालों को पनिशमेंट दी गई, जब भी आप जानवरों को चराते थे या कोई चीज फॉरेस्ट की यूज करते थे, फॉरेस्ट में चुपचाप चले जाते थे, बिना परमिशन ऑफ डच के चले जाते थे। 1882 में 2,80,000 स्लीपर यहां भी बने और एक्सपोर्ट कर दिए गए, जिसके लिए इन्हें लेबर की बहुत जरूरत थी। कैसे मैनेज किए होंगे लेबर, कैसे मैनेज किए होंगे? क्या कोई सोच सकता है कि कैसे डच लोगों ने लेबर को मैनेज किया? 2,80,000 स्लीपर बनाना मामूली थोड़ी है, और ये तो एक्सपीरियंस लोग चाहिए इन्हें। सो फर्स्ट दे इंपोज रेंट ऑन लैंड, सबसे पहले जमीन पर रेंट लगा दिया, है ना, जमीन पर रेंट लगा दिया। देन एग्जेम्प्टेड सम विलेजेस, सेम पॉलिसी ब्रिटिशर्स की तरह, कुछ को रेंट में एग्जेम्प्ट किया, कुछ को मजबूर किया, कुछ को छोड़ दिया। उनको क्या बोला, इफ दे वर्कड कलेक्टिवली टू प्रोवाइड फ्री लेबर, अगर आप सब मिलकर मेरे लिए फ्री काम करेंगे, अपनी भैंस जानवरों को हमारे लिए इस्तेमाल करें कि इसमें हम लकड़ी काटेंगे, उन पर रखो, बुग्गी बना के लेके जाएंगे, तो आप बहुत फायदे में रहेंगे। तो इस प्रकार के पूरे सिस्टम को कहा गया ब्लेंडो ग्रिस्टन सिस्टम, ब्लेंडो डिंस्टन सिस्टम, ब्लैंगडोंग डिंस्टन सिस्टम, कुछ भी इसे प्रोनाउंस कर लीजिए जैसा अपने हिसाब से। तो इस पूरी प्रक्रिया को यह सिस्टम नाम दिया गया। एक समस्या और जावा में इनको सामने आई, सेमिन्स चैलेंज। एक व्यक्ति 1890 के आसपास, तुरंतिको सेमिन नाम का एक बंदा था, जो कि किस गांव का था, रेंडुबलाटुंग, रेंडुबलाटुंग गांव का एक बंदा था। इसने क्वेश्चन किया डच लोगों को, सुनने मैं भी वहीं था, जंगल अपने साथ लाया है, तेरा जंगल है, तेरे लकड़ियां, ये सब जो तू अपने साथ लाया, ये क्वेश्चन हुआ। ही आर्ग्यूड दैट कि ये डच ने क्रिएट नहीं किया है, ना हवा पानी धरती लकड़ी ये सब इनका नहीं है, जैसा ब्रिटिशर्स के टाइम पे किया, ये तो सब हमें धरती माता ने दिया है। सो 1907 तक 3,000 फैमिली सेमिन्स की बात में आ गए, वो मानने लगे भाई बंदा सही कह रहा है। सो कुछ लोगों ने विद्रोह किया, धरती पर लेट गए, काटना है तो पहले हमको काटना पड़ेगा, जैसा कहते नहीं फिल्म में, अगर तुम्हें यहां से गुजरना है तो मेरी छाती पर से गुजरना पड़ेगा, सेम ऐसा बोलने लगे। एंड कुछ लोगों ने बोला हम टैक्सी नहीं पे करेंगे, जाओ क्या कर लोगे। तो विद्रोह स्टार्ट हो चुका है, तो इसका मतलब वॉर होना ही है। वॉर एंड डिफॉरेस्टेशन का क्या रिश्ता है? जब पहला वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो इसका फॉरेस्ट लाइफ पर बहुत असर आया। इंडिया की बात करें तो सारे डेवलपमेंट प्लान्स रोक दिए गए, ट्रीज को बहुत ज्यादा काटा गया। लड़ाई में जरूरत थी, पानी के जहाज चला रहे, रेलवे पटरी चाहिए तो लकड़ी, फटाफट फटाफट लकड़ी लाओ, इंजन चलाना, चुक 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 लकड़ी चाहिए। जावा में क्या किया, डच फॉलोड ए स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी। स्कॉर्च अर्थ क्या होती है, भीषण तड़पती हुई धरती पर आग लगा के चल पड़े। क्या होगा, जैसे मैं यहां हूं, मुझे पता लगा दुश्मन पीछे से आ रहा है, मैं इस हिस्से को जला जाऊंगा, किस हिस्से को जिसमें खेती होगी, लकड़ी होगी, ताकि उनका भला ना हो जाए, मेरा तो जो होना तो हो गया, जलाते चलो चलते चलो, किसी और के हाथ ना लग जाए। इस पॉलिसी में ये लोग क्या करते थे, दे डिस्ट्रॉयड सॉमिल्स एंड बर्न जायंट टीक लॉग्स, जहां जहां लकड़ी के कतार, लकड़ी के बगान, खेत, जो सब कुछ था सबको जलाते गए, सो दैट दे वुड नॉट फॉल इनटू द जापानीज हैंड, ताकि जापानियों के हाथ में कुछ ना लग जाए। एज ए रिजल्ट क्या हुआ, जब जापान जिन जगहों पे पहुंचता गया और जहां उसे जरूरत थी अपने लिए, उसने भी जंगल और काटे। फिर तुम यहां से नहीं दोगे, हम और कहीं से ढूंढेंगे। तो जापान ने भी बहुत सारे जंगलों को काटना शुरू किया। तो अब देखेंगे क्या फॉरेस्ट्री में कुछ बचा भी है या सब कुछ कट पिटा गया, कुछ बचा है।
क्या नई डेवलपमेंट्स आई फॉरेस्ट्री में, तो देखेंगे सिंस द 1980s गवर्नमेंट जो थी, चाहे वो अफ्रीका की हो चाहे वो एशिया की हो, उनको एक बात समझ में आ गई थी, क्या कि जो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री है, जो ये सिस्टम है, और लोगों को जंगल से दूर रखने का जो रेस्ट्रिक्शन हमने लगाई थी, उसकी वजह से लोग हमारा हमेशा अपोज करते आए हैं। लोगों को जंगल से प्यार है, जंगल से उनका काम चलता है, हम जो इनको अलग कर रहे हैं उससे हमारे बार बार लड़ाइयां हो रही हैं। तो उससे अच्छा है कि जो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट है वो किया जाए, जंगल को बचाओ, इन्हें दूर मत रखो, इन्हें भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, इनको सिखाएंगे, ये सुनना रही, जंगल को काटना नहीं रही। तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट मोर इंपॉर्टेंट हो गया सरकार के लिए, बजाय की रेस्ट्रिक्शन पॉलिसी लाने से। सो गवर्नमेंट इन्वॉल्व लोकल पीपल। इतने बड़ा एरिया, इतना बड़ा जंगल, अकेली डच क्या करेगी, अंग्रेज क्या करेंगे, तो लोकल पीपल को इन्वॉल्व कर लो। तो इन मैनी केसेस अक्रॉस इंडिया में, चाहे वो मिजोरम से लेकर केरला तक हो, बहुत घने घने जंगल बच गए। क्या अंग्रेजों ने बचाए, क्या लोगों ने बचाए? यस, क्योंकि गांव के लोग शामिल थे। गांव के लोगों के लिए जंगल धरती माता पे बना हुआ एक गिफ्ट है, और धरती माता हमारी माता है, इसलिए हम अपनी माता को नुकसान नहीं देंगे। अंग्रेजों को कोई मतलब नहीं, अंग्रेजों का तो बाप होता है, हमारी माता होती, तो इसलिए हमारी वजह से बहुत सारे जंगल बच गए। सो वी प्रोटेक्टेड देम इन सेक्रेड ग्रोव्स नाउन एज, हम उन्हें पवित्र धरती, पवित्र बगीचा के नाम से जो है बचा पाए, जो कि हम क्या कैसे कैसे कहते थे, कहीं पे सारनाथ, राई, कंद, देवर कुंडू, ये हम नाम लेते थे, उनके अलग अलग नाम रखे थे। तो सम विलेजर्स हैव बीन पेट्रोलिंग देयर ओन फॉरेस्ट, कुछ लोग अपने आसपास के जंगलों में खुद निगरानी करते थे, फॉरेस्ट गार्ड पे डिपेंडेंट नहीं थे। अब भैया पैसा लेगा, रिश्वत लेगा, कौन उसके चक्कर में पड़ेगा। सो ये सब चीजें जो है वो खत्म हुई। इस तरीके से फॉरेस्ट में डेवलपमेंट देखने को मिली कि जंगल बचे लोकल लोगों की मदद के थ्रू। अंग्रेजों को ये बात समझ में आ गई, यूरोपियंस को बात समझ में आ गई कि भाई हम कंजर्वेशन पे ज्यादा ध्यान दें, हम जंगलों को बचाएं, इन लोगों को दूर मत रखो। लोगों को दूर करने से क्या हो रहा है, अपोज हो रहा है, विद्रोह हो रहा है। सो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। बाय बाय बच्चों, टेक केयर एंड अपना ख्याल रखिएगा। आखिरी लेक्चर था आप सभी के लिए स्टेट बोर्ड में, फिर से मुलाकात होगी कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मोड़ पर आएंगे, एक और किसी सब्जेक्ट का तोड़ लेके। बिंदास तरीके से पढ़ाई कीजिएगा, आग लगा के आइएगा अपनी पढ़ाई में, क्योंकि जलन वहीं होती है जहां आग होती है, और मंजर करने पे जब आप तमाशा बनाएंगे तो कहीं भी आपकी हार नहीं होगी, क्योंकि तमाशा जब होता है तो सब लोग देखते हैं, जहां तमाशा ही नहीं है वहां कौन देखेगा। तो इस तमाशे के लिए एक जुनून, एक जोश और एक आग चाहिए, जो आपके अंदर मैं मानता हूं कि है और होनी भी चाहिए। तो आप अपने एग्जाम की तैयारी इसी बिंदास तरीके से करते रहिए। आपकी पढ़ाई में हम आपके साथ हैं, सदैव आपकी जो है प्रिपरेशन में आपके साथ रहेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज बिंदास पूछेगा जरूर, और उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा। मिलूंगा नेक्स्ट टॉपिक में, कहीं ना कहीं किसी की ना किसी टॉपिक मुलाकात तो होगी ना, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू बच्चों।